नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम नेट परीक्षा के साथ ही अन्य उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की यह बेस्ट प्रैक्टिस बुक है, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में उपन्यास गद्य विधा से संबंधित जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, चाहे आप एमसीक्यूज कह लीजिए, पुराने पेपर कह लीजिए, मॉडल पेपर कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुल मिलाकर हिंदी साहित्य की रचनाओं से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये कलेक्शन है। रचनाएं और उनके लेखक भी हैं, उनके सन भी दिए हुए हैं और पर्टिकुलर जैसे आपका मैला आंचल है, तमसे गोदान, जो भी उपन्यास है उसमें से जो पंक्तियों से संबंधित कथन वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वह भी आपको इन प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट्स पसंद आ रहे होंगे। पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट मैंने क्रमबद्ध रूप से लगा दिए हैं। आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट नाम से ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक जानकारी और दूंगी, उसके बाद कक्षा को प्रारंभ करेंगे। यदि आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट यहाँ हैं तो फिर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों कालों के अध्यायवार क्रमबद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मैंने हमारा इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, देखिए अपने दो चैनल हैं, हिंदी नेटशाला ये पुराना है और इसी का है दूसरा भाग हिंदी बुकशाला, जहाँ हम किताबें पढ़ते हैं। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की सेट कर दी है। और इसके अलावा क्योंकि आधुनिक काल की अपने आप में बहुत सारी गद्य विधाएँ, बहुत सारा विस्तृत सिलेबस है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद रीतिकाल हिंदी बुकशाला पे समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद ग्रामर या काव्य शास्त्र में से कुछ वहाँ पढ़ लेंगे। इस तरीके से ये आपके जो 13-14 हज़ार प्रश्न हैं इन प्रैक्टिस बुक में, ये मैं पूरे करवा दूंगी। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं 471वें प्रश्न से। आपकी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट परीक्षा, देखिए नेट का तो आप कह सकते हैं एक ही है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग आयोजित होती है, तो उसके प्रश्नों का संकलन भी इसमें दिया है। आज का प्रश्न देखते हैं, लेखकों के साथ सुमेलित कौन सा नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह सही है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, यह भी ठीक है। मैया दास की माड़ी भीष्म शाहनी का है, यह भी सही है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है, बल्कि ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, जो 1973 में लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पुस्तक में, क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी डेली नए जुड़ते हैं, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पुराने विद्यार्थी तो जुड़े हुए ही हैं चैनल से, नए विद्यार्थी ध्यान दें। ये जो पुस्तक है इसमें जो व्याख्या दी हुई है, कई बार आप लोग कमेंट करते हैं मैम व्याख्या पूरी पढ़ के सुना दीजिए। देखिए जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो ये व्याख्याएं बार बार रिपीट होती है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, एक आध ऑप्शन अलग कर दिया, बाकी तो उसमें हमने व्याख्या पढ़ ली। तो बार बार यदि हम व्याख्या को पढ़ते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा और प्रश्न हो नहीं पाएंगे हमारे ज़्यादा। अब क्योंकि आप एक तरीके से नियमित विद्यार्थी हैं इस चैनल के और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आज की कक्षा के प्रश्नों से तो आपका काम चलेगा नहीं। आप प्लेलिस्ट में से जब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको व्याख्या मिल जाएगी। बाकी ये एज इट इज़ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो वन लाइनर के रूप में है, काफ़ी चर्चित है वर्तमान में, उसमें आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आवश्यक है, जो नई चीज़ है वो व्याख्या के साथ समझाऊंगी, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है, अब्दुल्ला दीवाना है लक्ष्मी नारायण लाल का। शंकर शेष का फेमस नाटक कई हैं, लेकिन उनमें से एक खजुराहो का शिल्पी इनका वर्तमान में खूब पूछा जा रहा है, तो वो आप देख लें। अधिकतर जो हमारे हिंदी के लेखक हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। इनका जन्म जो है बस्ती में हुआ था। श्री लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, प्रेम अपवित्र नदी 1972, कनॉट पैलेस 1986। नाटक इनका अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी खूब पूछे जाते हैं। इनका अंधा कुआं,
मादा कैक्टस और कनॉट पैलेस, ये काफी पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का युग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, कर्मभूमि में अछूतोद्धार की समस्या को दिखाया गया है, सही है। पहले तो ये बता दूं कि ये सभी नाटक जो हैं प्रेमचंद जी, ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। कर्मभूमि 1932 में लिखा गया था, इसमें अछूतोद्धार की समस्या का वर्णन है, सही है। कायाकल्प 1926 में लिखा गया था, इसमें पारलौकिक या पुनर्जन्म की कथा है, यह भी सही है, ठीक है। और इसके अलावा इसको सारणी से मैं करवा देती हूँ, वैसे बता दे रहे। सेवा सदन में वैश्याओं की समस्या है, गबन, दहेज और अनमेल विवाह की बिल्कुल नहीं। गबन में तो वो आपको याद है ना, वो जो अपने सोने के गहनों के लिए बहुत ज़्यादा वो अपनी पत्नी को बनवाना चाहता और उस चक्कर में, तो मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। चलिए, इसको इस सारणी में अच्छा दिया हुआ है, इससे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा था सेवा सदन 1918 में, वैश्याओं की समस्या पर आधारित है। प्रमुख पात्र हैं इसके सुमन और शांता, सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। कायाकल्प इन्होंने 1926 में लिखा था, पारलौकिक अर्थात पुनर्जन्म की कथा से संबंधित है। चक्रधर और अहल्या प्रमुख पात्र हैं, राजनीतिक उपन्यास है। गबन 1931 में लिखा गया था, मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। जालपा रामनाथ प्रमुख पात्र हैं, सामाजिक उपन्यास कह सकते हैं। कर्मभूमि एक राष्ट्रीय धारा का उपन्यास है। कर्मभूमि के प्रमुख पात्र हैं अमरकांत और सकीना, 1932 में लिखा, और अछूतोद्धार की समस्या इसमें दी गई है। तो ये जो गबन है ये गलत है, ठीक है, गबन में नहीं है, बल्कि गबन में तो मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। और गबन का जो पात्र है ना, जालपा, ये मतलब बहुत ही सशक्त नारी पात्र है। हिंदी साहित्य के उस पात्रों की, महिला पात्रों की बात करें तो जालपा मुझे बहुत सशक्त पात्र लगा। गबन अभी कुछ समय पहले ही मैंने पुनः पढ़ा था, पहले कभी पढ़ा होगा ध्यान नहीं था, वापस किताब आई मेरे पास, पढ़ा तो जालपा ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। अच्छा है, छोटा सा था मेरे पास तो जो तो काफ़ी जल्दी पढ़ भी गया और अच्छा भी लगा मुझे। डॉक्टर हजारी प्रसाद, अभी गबन क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके, तो अभी तो बुकशाला पे मैं नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन गबन को मैं बुकशाला पे ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। इसके अलावा आपके सिलेबस के देखिए उपन्यासों की बात करूँ मैं, गोदान, मैला आंचल, तमस, महाभोज, मनु भंडारी के दोनों उपन्यास महाभोज, आपका बंटी और आपका आरपीएससी का खून का टीका, मतलब बहुत सारे एकदम से नाम याद नहीं आते। ये सभी उपन्यास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी आपके सिलेबस में जो भी उपन्यास हो, आप उसको 1 से 2 बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि वर्तमान में जैसे नेट का पेपर रद्द भले ही हो गया हो, लेकिन उसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक लिखी हुई है वहाँ से प्रश्न पूछे गए। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, अभी जो नया पेपर होगा आपको क्या तैयारी करनी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहते हैं? ऑप्शन बी, अनाम दास का पोथा, है ना, पोथा यानी होता है पोथी पोथा, तो वही। तो ये आपका यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2021 में भी पूछा है, केबीएस के 2018 वाले पेपर में पूछा हुआ है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है, इसीलिए इसे अनाम दास के पोते को रैक्व आख्यान भी कहा जा सकता है। उसमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उसके आधार पे से उस समय का जो वातावरण इसमें चित्रित किया गया, उस आधार पर रैक्व आख्यान कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अनाम दास के लेखकों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो आगे सुमेलित रूप में ही आप देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें सन भी दिया हुआ है।
मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ चुके हैं हम बुकशाला पर। यह बुकशाला नहीं, हिंदी बुकशाला। यह पथ बंधु था 1962 श्री नरेश मेहता। यह पथ बंधु था नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है 1974 शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण विवेकी राय 1977। यदि आप किसी से 77 रुपये का लोक ऋण लेते हैं तो आपको विवेक से काम लेना चाहिए, है ना, या फिर ऋण लेने से पहले विवेक की राय रखनी चाहिए, विवेकी से राय लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ट्रिक हो गई। गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है तो वहाँ पर क्या है, शिव का प्रसाद बंटता है। गली आगे मुड़ती है, वहाँ क्या, शिव का प्रसाद बट रहा है 74 रुपये में। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, तो यह पथ नरेश बंधु था, है ना। ठीक है, आगे। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? यूपीटीजीटी का भाई पेपर काफ़ी कठिन था 2021 वाला, तो उसमें ये रंगभूमि के पात्र है। 2021 के बाद 24 हो गया, 4 साल हो गए, कोई पेपर आयोजित नहीं हुआ है, तो ये रंगभूमि के पात्र है। अब आप ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपके रंगभूमि सिलेबस में नहीं था लेकिन पात्र पूछ लिए गए, क्योंकि प्रेमचंद महान उपन्यासकार हैं तो उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 1925 में लिखा गया था। रंगभूमि में नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन और औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि के अन्य फेमस पात्र हैं सूरदास, जॉन सेवक, प्रभु सेवक। देखिए, अधिकतर तो रंगभूमि का सूरदास पात्र अब तक पूछा गया। पुराने पेपर देखेंगे ना आप इसी चैनल पे, टीजीटी, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, आरपीएससी और आपका जो स्लेट होता है राजस्थान का, नेट के पुराने पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम पुराने पेपर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। उनमें आप देखेंगे तो सूरदास को बार बार पूछा है, लेकिन यहाँ विनय और सोफिया को पूछ लिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, आजकल इसी तरीके का पैटर्न है। फेमस चीज़ें ना पूछकर, बेटा डबल क्लिक करके बाहर आ जाओ, आप 2 बार क्लिक करके बाहर आओ, गलत चीज़ें नहीं ओपन करो, उसमें ख़राब हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? आगे ये जो उपन्यास देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रभा खेतान का अपने अपने चेहरे, है ना, अपने अपने चेहरे। नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मगनी। सूर्यवाला का है अग्निपंखी। मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी। चित्रा मुदगल का है, मृदुला गर्ग का नहीं है। चित्रा मुदगल का है एक जमीन अपनी। तो एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का नहीं है। तो ये स्त्री उपन्यासकार हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को। देखिए, ये जो इतना भद्दा पेपर था ना, देखिए यूपी टीजीटी का स्तर, टीजीटी यानी 10th क्लास तक आपको पढ़ाना है। पहली बात तो 10th क्लास तक ऐसा कोई स्पेशल उपन्यास नहीं लगा होगा, ठीक। दूसरा, ग्लोबल गांव के देवता ये रणेंद्र का उपन्यास है। इतना फेमस तो है क्योंकि पुरस्कृत है, चर्चित रहा है, लेकिन वैसा फेमस नहीं है जैसा हमारा गोदान और मैलांचल है। उसमें भी ये पूछ लेना कि सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, न्यूयॉर्क को। ये प्रश्न उस तरीके के नहीं है, मतलब उस तरीके से नहीं पूछे जाने चाहिए इस तरीके के प्रश्न। तो ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासी वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। आदिवासी वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश। एक्चुअली यहाँ बच्चे बैठे हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेशन क्रिएट कर रहे हैं ना अभी। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये इस उपन्यास की विशेषताएं हैं। यहाँ से 4 प्रश्न पूछे, 4 नहीं 5, 6,
6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं लगातार उपन्यास से। किसमें? यूपी टीजीटी में। प्रेम कहानी में उठने वाले, दीदी को ले जाओ, नीचे से ले जाओ। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलिमा नीलोफर, ये भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी की भी बात करें तो आपका चाहे नेट का सिलेबस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तमस लगा हुआ है। नीलिमा नीलोफर ये किसी भी सिलेबस में अभी तक मैंने तो देखा नहीं है। उसमें भी ये पूछ लेना कि सामाजिक अवरोधों की, प्रेम कहानी के सामाजिक अवरोधों की, तो ये थोड़े से प्रश्न मुझे लगता है कि यूपी टीजीटी में बिल्कुल ही अलग से पूछ लिए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का है। खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। तो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गर्म राख का नहीं है, क्योंकि गर्म राख अगर आपके ऊपर गिर गई तो फिर आप चेतन नहीं रहोगे ना, बेहोश हो जाओगे। ये ट्रिक है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील, इन सब में चेतन प्रमुख। अब देखिए हम टीजीटी वाले है ना, उपेंद्र नाथ के सारे उपन्यासों को पहले पढ़ें और फिर ये डिसाइड करें कि चेतन किसका पात्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेहुदा प्रश्न है, ये नहीं पूछे जाने चाहिए। जब आप पेपर सेट कर रहे हो तो जो पेपर सेटर होता है उसको दिमाग में ये होना चाहिए कि आप नेट का पेपर सेट कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का या टीजीटी का। केवल नकल ना हो पाए या पेपर हार्ड बनाना, इसलिए इस तरीके के प्रश्न देखना, ये बच्चों के साथ तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये भी अपने उत्तर प्रदेश से ही हैं। ठीक है, अब आगे के ये आपके यूपी टीजीटी वाले कई हो गए, लेवल इनका अच्छा रहा। आगे के प्रश्न करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी चैनल पर हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास पुस्तक मैं आपको करवा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो कृपया करके आप जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो टीजीटी का लेवल 2021 वाला रहा है, अगर वो लेवल रहता है तो फिर आप लोग भी रामचंद्र शुक्ल की बुक और साहित्य और संवेदना का बुक, क्योंकि उसमें सभी लेखकों का लगभग रिवीजन हो रहा है, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। अभी समय है आप लोगों के पास, तो आप लोग डीपली इसको पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। मिलती हूँ पुनः हिंदी बुकशाला पर, तब तक के लिए नमस्कार।